कफित्वाद की एक चीज बच गया, बस उसको अभी मेरे दिमाग में आ गया, मैं कहा चलो उसको खत्म करके फिर आगे चढ़ते हैं, है ना। अब आप लोगों ने लिखना है वायु के बारे में, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो था विशद खरा, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया। वायु के गुण क्या क्या है, पित्त के गुण क्या क्या है, कफ के गुण क्या क्या है। जो आज नए आए हुए हैं उनके लिए मैं पीडीएफ का व्यवस्था कर दूंगा अगर उनको ये समझ में नहीं आती, लेकिन आप लोग फिर भी सुन लेना, प्रयास करना समझने का। अब हम बात करेंगे वायु का, पित्त का और कफ का शरीर में स्थान कहाँ कहाँ है। स्थान का मतलब हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा जब हम पहले, जब हमारा क्लास जब प्रारंभ हुआ था, तो हम लोगों की जो क्लास है संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचयम, ऐसा करके हम लोगों ने पढ़े थे। श्लोक याद है कि नहीं आप लोगों को? किस किस को याद है? दोष पहले संचित अवस्था में होता है। हमारे वात वर्धक आहार विहार से वायु का संचय होता है, पित्त वर्धक आहार विहार से पित्त का संचय होता है, कफ वर्धक आहार विहार से कफ का संचय होता है। मगर कहाँ होता है, कहाँ होता है? तो अब लिखिए कहाँ होता है। वही होता है जहां वायु का अपना स्थान है। वही होता है जहां पित्त वर्धक आहार विहार से पित्त की वृद्धि होती है, पित्त दोष की वृद्धि होती है, उनके गुणों की वृद्धि होती है। कहाँ होती है? जहां जहां पित्त का खुद का रहने का स्थान है। कफ कारक आहार विहार से कफ बढ़ता है, बेसिकली कफ के गुण की वृद्धि होती है। कहाँ? जहां जहां कफ का रहने का स्थान बताया गया है। तो सबसे पहले वायु के लिए स्थान लिखिए। पहले नंबर में वस्ती स्थान, वस्ती यानी मूत्र का अवयव है, हमारे नाभि के नीचे वह सभी वस्ती स्थान है। वात कारक आहार विहार हो तो जो वायु दोष की वृद्धि होगी उससे जो वात का संचय होगा वो कहाँ होगा? वायु के स्थान में होगा। उनमें से एक स्थान वस्ती है। वस्ती पुरुषाधानम कटी शक्तिनी पादावस्थिनी पक्वाशयस्तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण चरक सूत्र स्थान। तो लिखिए जरा वस्ती स्थान, यानी मूत्र के जो अवयव है जितने वो सभी वस्ती स्थान है, वहां वायु संचित अवस्था में रहेगा, वहां से वृद्धि होगी। पुरुषाधानम, पुरुषाधानम का मतलब जहां पुरुष यानी मल रहता है, यानी हमारा पक्वाशय। पक्वाशय बड़ी आंत के निचले भाग, जहां से छोटी आंत का सिराएं खत्म हो जाती है, वहां से हमारे मल द्वार के बीच के लगभग भाग को हम पक्वाशय कह सकते हैं। वैसे पक्वाशय जो है मल द्वार से लेकर के जहां पर समान वायु का कार्य होता है, इन दोनों के बीच का जो भाग है वह पक्वाशय है। तो पक्वाशय का मतलब पुरुषाधानम, वायु उस पक्वाशय में रहता है, यानी ये वायु का घर है। जब भी कभी वात कारक आहार विहार होगा तो पक्वाशय में वायु संचित होना शुरू हो जाएगा। कटी, गुरुजी पक्वाशय ये रेक्टम बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, पक्वाशय मीन्स रेक्टम नहीं है। पक्वाशय का एक स्थान हो सकता है रेक्टम। पक्वाशय मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। ओके।
और उसके बाद हमारे कटी कटी प्रदेश कटी प्रदेश कटी प्रदेश समझते हो? नाभि के लेफ्ट और राइट साइड का जो भाग है वो सभी कटी प्रदेश है। पेल्विक एरिया हो सकता है सर? हाँ जी, पेल्विक एरिया हो सकता है? हाँ जी, पेल्विक गर्डल हाँ पूरा जो हमारा हाँ। कमर का जो बस वो हड्डी लगा होता लो है कि पेल्विक। नाभि के लेफ्ट और राइट की जो हड्डियां दिखती है ना आपको, जब हम बेल्ट हाँ पहनते ओके। हैं, हाँ हाँ हम जब पेंट में बेल्ट पहनते हैं तो वो बेल्ट जिस हड्डी में अटक जाता है, नीचे नहीं जा पाता जिस हड्डी हाँ। से, वो हमारा क्या है? वो हमारा कटी भाग है। कटी के निचला भाग है। कटी बेसिकली थोड़े से उसी के आसपास में समझ लो, वो सभी वायु का अपना स्थान है। जब आप चरक पढ़ोगे तो अति शुक्र क्षय होने के बाद कटी प्रदेश में दर्द बताया जाता है, क्योंकि जहां क्षय होता है वहां वात वृद्धि होती है। जहां खालीपन होगा, जहां खाली होगा, हम जैसे बताते आ रहे हैं, जहां भी खाली होगा, भूख लग रहा है, भोजन नहीं किया, तो शरीर में आपके स्टमक में खालीपन हो गया, स्टमक खाली हो गया तो वायु भर जाएगा। समझ में आया? तो श्रोणी भाग यानी शक्ति, शक्ति का मतलब है जंघा। जंघा भी वायु का स्थान है, निवास स्थान है। जैसे ही वायु बढ़ेगा सबसे पहले हमारे जंघा में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जंघा कहाँ? जहां पर दुर्योधन को गदा से मार दिया गया था भीम द्वारा। अब आपको समझ में आ गया जंघा क्या है। पादा, मांडी। हाँ, अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते, अपने आप बताते रहिए आप लोग। वो जो डॉक्टर साहब बता रहे थे वो मराठी में बता रहे थे। मांडी, मांडी मतलब वो जंघा होता है, गोद। हाँ वही थाई। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड आप रुकिए। पादा, पादा मीन्स दोनों दोनों पैर, दोनों पैरों में। पैर क्या है? हमारे घुटनों से नीचे पाद है, नाखून उंगली तक, वो भी वायु का अपना स्थान है। जब वायु बढ़ेगा तो उस जगह में भी वायु के जो संचित अवस्था का जो व्यवस्था है उससे वह भी स्थान प्रभावित होगा। वस्थिनी, वस्थिनी यानी हड्डी, हड्डियों में भी वायु का स्वयं का स्थान है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि वात और पृथ्वी ने दोनों महाभूतों ने हड्डियों का निर्माण किया है। तो हमारे जो हड्डी, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे ही वायु बढ़ता है हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसी जगह में वायु का संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम वहीं से शुरू हो जाना है। पक्वाशयस्स, और पक्वाशय जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं, इनमें से अब कोई अगर आप सवाल करोगे कि भैया इतने सारे जगह आपने बोल दिया एक वायु के लिए, कई निश्चित जगह है क्या जहां वायु रहता है? ढूंढने जाए तो हाँ भाई यहाँ तो वायु पक्का ही मिलेगा। तो उस जगह का नाम है पक्वाशय यानी बड़ी आंत। जो वस्ती स्थान है, नाभि से निचले वाला जो भाग है, वस्ती बोलते हैं जिसे हम, वह जो है वायु का स्थान है। वैसे पक्वाशय बोला गया है जहां छोटी आंत के बीचों बीच जहां समान वायु का कार्य होता है, वहां से हमारे वस्ती क्षेत्र तक का जो इंटेस्टाइनल एरिया है वो वायु का मुख्य निवास स्थान है। पक्वाशयो विशेषेण। अब आप लोग पित्त के लिए लिखो। पित्त के पित्त वर्धक आहार विहार हुआ है। आहार विहार होने से पित्त संचित अवस्था में आ गया या प्रकोप अवस्था में आ गया, किसी भी अवस्था में आए, सबसे पहले वो अपने स्थान में जहां उसका खुद का रहने का घर है वहां पर उसकी वृद्धि होगी। कहां कहां तो लिखिए, पित्त स्वेदः,
पसीना में पित्त का अपना स्थान है, इसीलिए जैसे जैसे पित्त बढ़ता है वैसे वैसे पसीने में दुर्गंध आना शुरू होता है, पसीना ज्यादा निकलना शुरू होता है, पसीने की क्रियाएं ज्यादा होती है। पसीने के बाद रस रस और रक्त, इन दोनों में, रस मीन्स हम इसको प्लाज्मा कहेंगे, प्लाज्मा में भी पित्त का खुद का स्थान है। इसीलिए हमने समग्र जो ओज है उसे तेजो रूपा बताया है। ओज का मतलब है शरीर में जो ओज इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, रक्त धातु को बल देने का काम ओज करता है, जो प्रासाद भाग से बनने वाला, अभी थोड़ी देर में हम उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। स्वेदो रसो लसिका रुधिर मामाशयस्स पित्त स्थानामि तत्रापि आमाशयो विशेषेण। आलो, रस धातु में यानी रस में भी पित्त, प्लाज्मा में पित्त है, लसिका, लसिका में भी पित्त है, लसिका यानी लिम्फ, लिम्फ, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, होने का मतलब भी पित्त से संबंध रखने वाला समस्या है। रुधिर, रुधिर यानी रक्त, उस ब्लड में भी पित्त रहता है। आमाशय, अब आमाशय का मतलब हमारे स्टमक से लेकर के जहां तक समान वायु का कार्य होता है वह सभी आमाशय है। जहां पर पाक क्रिया होता है, जहां तक अम्ल रस, जहां अम्ल रस उत्पन्न होता है द्वितीय अवस्था पाक में, जहां पर मधुर रस प्रथम अवस्था पाक से लेकर के द्वितीय अवस्था पाक के जहां जहां होता है उन बीच के जो भाग है वो आमाशय है। सर क्या आमाशय हम जठर से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक बोल सकते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के बीचों बीच तक, जहां तक हाँ। जहां पर हमने कल परसों समान वायु की बात किए थे, हाँ वो सभी आमाशय है। वैसे बोलने के लिए आमाशय यानी स्टमक बोलते हैं हम लोग, इसीलिए ना आयुर्वेद को कभी भी एलोपैथिक की तरफ नहीं घसीट के नहीं ले जाना है। इंग्लिश में अगर हमने उसको ट्रांसलेट किया, अब देखो लसिका को लिम्फ समाज में बताया जाता है, लेकिन लिम्फ नहीं है लसिका का मतलब, रक्त का मतलब ब्लड नहीं है, लेकिन रक्त का मतलब क्या है वो बताने के लिए इंग्लिश के बहुत बड़े, बहुत ज्यादा शब्दकोश रखना पड़ेगा। इसीलिए उस लंबे चौड़े शब्दकोश रखने के बजाय एक रक्त, एक ब्लड कह दिया गया, लेकिन रक्त का मतलब ब्लड मात्र नहीं है, रक्त का मतलब ब्लड मात्र नहीं है। रक्त शब्द बहुत सारे अनेक अर्थों का एक पर्याय है, एक संज्ञा है रक्त। ऐसा ही रस, रस कहते ही हमें बहुत सारी चीजें पर्याय रूप से समझ में आनी चाहिए। सिर्फ प्लाज्मा कहने से रस नहीं जाना जाएगा, इसीलिए आयुर्वेद अगर पढ़ना है तो आयुर्वेद समझने के लिए आयुर्वेदीय जो परंपरा है, जो पद्धति है, उसको अपनाना होगा। ठीक है। तो जिस तरह से वायु का पक्वाशय इसका निवास स्थान, मुख्य निवास स्थान है, ऐसे ही पित्त का आमाशय मुख्य निवास स्थान है। जहां जठर है, जठराग्नि, जहां पाचक पित्त है, वो सभी आमाशय, ये पित्त का अपना स्थान है। कफ का उर शिरो ग्रीवा पर्वो पर्वण्यामाशयो मेदस्य श्लेष्म स्थानानि तत्रापि उरो विशेषण। कफ कहाँ रहता है? वैसे कफ कर्म शरीर के सभी जगह होता है, ये भी ध्यान देना है हमें, है ना, कि शरीर के हर एक अवयव में कफ, पित्त और वायु का परमाणु रूप से, अथवा परमाणु रूप तो नहीं कह सकते, कार्य रूप से सभी जगह अपने गुणों से ये कार्य करते ही है। लेकिन ग्रंथकार ने विशेष एक स्थान बताया है, जब वो प्रकुपित होते हैं
तो वहीं से वो संचित अवस्था होते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। कफ का उर स्थान में कफ रहता है, जैसे छाती है, तो जैसे कफ बढ़ेगा सबसे पहले छाती में ही परेशानी होगी, घर घर करके आवाज आ रहा है, बलगम ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे कफ का मतलब बलगम नहीं है। कफ का मतलब क्या है? जो शरीर का धारण करता है, जो शरीर में कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जो शरीर में पोषकत्व भाव, जिसमें जल और पृथ्वी महाभूत की क्रियाएं हैं, वो सभी कफ भाव है। कफ का मतलब बलगम नहीं है, वायु का मतलब हवा नहीं है, पित्त का मतलब अग्नि ही नहीं है। अग्नि भी पित्त है, लेकिन पित्त अग्नि ही है ऐसा नहीं। वायु भी जो गैस है, जो हवा है, वह भी वायु है, लेकिन हवा ही, गैस ही वायु ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो उर यानी जो छाती है, छाती में कफ का अपना स्थान है। शिरोग्रीवा और जॉइंट पर्व स्थान, यानी हमारे जितने भी जो जॉइंट है, उन सभी, वह सभी जो है कफ का स्थान है। इसीलिए जैसे ही कफ बढ़ता है तो स्टीफनेस हमारे जॉइंट में ज्यादातर होता है, सिर में, ग्रीवा भाग में, ये सभी हमारे कफ के स्थान है। आमाशय, अब आमाशय के निचले भाग पित्त का है। अभी हमने ऊपर बताया आमाशय पित्त रहता है, पित्त का अपना स्थान है। फिर आप कहो कि भैया आमाशय पित्त भी है, कफ भी है, तो अच्छी बात नहीं है। तो उस आमाशय के निचले भाग, उसके भी दो भाग करो। निचला भाग पित्त का अपना स्थान है, और ऊपरी भाग जो जिसे हम स्टमक बोलेंगे, वो कफ का अपना स्थान है। श्लेष्म स्थानानि तत्रापि उरो विशेषस्य, लेकिन इन सभी में उरह यानी छाती, उर कहने से छाती और स्टमक और कदाचित हृदय, त्रिक स्थान बोलते। हृदय, हमारे छाती और हमारा स्टमक, ये सभी, हालांकि है तो छाती में ही है, तो ये सभी कफ का अपना स्थान है, विशेष स्थान है जहां कफ रहता है। अब आपको आया समझ में ये सारी चीजें? अब जैसे ही हम वायु के, पित्त के और कफ के बारे में कुछ बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना? हमने दोषों के बारे में समझा, सब दोष के बारे में समझा, नाड़ी में देखा, उसके बाद वह दोष कहाँ कहाँ रहता है वो भी जाना। कल हमने धातु के बारे में समझा था कि धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातुओं के बारे में, या जो प्रकृति स्वरूप में है, अगर तो कफ पित्त वात भी धातु है, सभी धातु स्वरूप है। अगर नहीं बिगड़े हुए हो तो, अगर बिगड़ जाते हैं तो सिर्फ 7 ही बचते हैं, जिन्हें हम शुद्ध धातु कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब हम आज ये सीखेंगे, हमने जो भोजन किया, उस किए हुए भोजन से रस धातु बनने का जो क्रम है वो कैसे निर्माण होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आयुर्वेद समझने वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो आपने खाया एक, किसने खाया? यहाँ पर मंदाकिनी जी ने खाया। पिछली बार भी इन्होंने सेब खाए थे, इस बार भी मंदाकिनी जी ने सेब खाया। मंदाकिनी जी खाए सेब? आपने सेब खाए सर। अच्छा, चलो। तो मंदाकिनी जी ने एक सेब खाया। खाने का नियम ग्रंथकार ने बताया है कि खाने से पहले पानी नहीं पीना, खाने के बाद 15-20 मिनट तक पानी नहीं पीना। खाने के आगे पानी पियोगे अग्नि मंदा होगा। खाने के बीच में अगर आप पानी नहीं पियोगे तो वो ज्यादा रुक्ष होगा और वो भी अग्नि को मंदा करेगा। इसीलिए आहार के व्यवस्था को समझते हुए आपने सही तरीका से आहार, हर्ष, शोक, प्रसन्नता से युक्त होकर के, चिंता, डिप्रेशन आदि तनावों से युक्त होकर के भोजन करेंगे तो जो अभी हम बता रहे वो यथोक्त लाभ हमें नहीं मिलेगा, यानी उस क्रिया से, उस क्रम से रस नहीं बनेगा।
ऐसे लोग कहते हैं ना, सर हमारे तो बहुत कुछ खाते हैं, अच्छे अच्छे चीजें आप खिलाते, लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते, फिर भी शरीर लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शायद आहार की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है। तो अब हमें समझना होगा, सबसे पहले हमने, या मंदाकिनी जी ने एक सेब खाया। अब जो सेब है, जो भी चीज हम खाते हैं, उस चीज में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महाभूत तो है, लेकिन चूंकि अगर वो सेब है तो उसमें मधुर रस ज्यादा है, उसमें जलीयांश ज्यादा है। इसका मतलब वो कफ को कुछ बढ़ाने वाला, पित्त को कुछ शांत करने वाला, मधुर रस वायु को शमन करता है, तो मधुर के माध्यम से वात को शमन करने वाला, परमाणु रूप से या कार्य रूप से या तत्त गुणों के आधार पर एक ही भोजन, मतलब हम ये सोचने की जरूरत ही नहीं है यार मेरे वायु बढ़ा हुआ है तो मैं अब क्या खाऊं, नहीं सोचना, क्योंकि जो भी आप खाओगे वो परमाणु रूप से किसी को बढ़ा रहा है तो किसी को कम कर रहा है। जैसे मंदाकिनी जी ने सेब खाई, तो सेब जो है वो मधुर रस प्रदान है, उसमें जलियांश ज्यादा है, तो जल और पृथ्वी महाभूत, तो कफ को बढ़ाने वाला है। स्टमक में गया सबसे पहले, हमारे अग्न्याशय में, हमारे जो है अमाशय में गया। अमाशय में जाकर के कफ कर्म हुआ, वहां से क्लेद उत्पन्न हुआ, और वह जो क्लेद है प्रोटीन रूपा है, और उस सेब का उसने क्लेदन किया, एकदम मतलब कि नरम हो गया बहुत ज्यादा। वहां से कफ को पोषण देने वाला एक पदार्थ है, जिसे हम प्रोटीन भी कह सकते हैं, जो रस, जो कि कफ है, वो उत्पन्न हुआ और शरीर में कफ का निर्माण किया। अगर शरीर पहले से वात की वृद्धि होने से असंतुष्ट शरीर था, तो सेब खाने से कफ बढ़ गया, और कफ बढ़ने से उसने वायु को शमन किया। शरीर अपने आप देखो एडजस्ट कर रहा है, उसको अपने आप उसको हिसाब किताब कर रहा है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा काम क्या है? प्रकृति के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से, ऋतुओं के आधार पर हमें भोजन तय करना है। कौन सा ऋतु है? व्यक्ति का शरीर बल, आहार बल, साथ में ओक, साथ में आदि सभी चीजें देख करके हमें भोजन डिसाइड करना है। बाकी सब कुछ शरीर अपने आप करेगा, मशीन तो पूरा लगा हुआ ही है हमारे शरीर में। आमाशय में ये क्रिया हुआ, कफ बन गया, उसके बाद वही रस, अभी जस्ट कफ बना है और उसने कफ को उत्पन्न किया, और अब वो एक तरह से क्रिया कर रहा है हमारे शरीर में। उसके बाद थोड़ा सा हमारे शरीर में जो व्यान वायु है, उसके प्रेरणा से वह अन्न खिसकता हुआ उस आमाशय के थोड़े से नीचे, जहां पाचक पित्त आदि है, जिन्हें हम अग्न्याशय बोलते हैं, वहां पर जाकर के धीरे धीरे अब वो जा रहा है, तो वहां पर फिर दोबारा पाक क्रिया होगा। वहां उत्पन्न होने वाला जो रस है वो अम्ल रस है, यानी खट्टा रस उत्पन्न होगा। अम्ल रस यानी जहां पर अग्नि और पृथ्वी महाभूत है। कफ का मतलब जहां पर वायु, जहां पर जल और पृथ्वी महाभूत प्राधान्य रूप से निर्माण होता है, वह मधुर है। तो सेकेंड स्टेप में वो नीचे आया अग्न्याशय में, आकर के वहां दोबारा पाक क्रिया हुआ, जिन्हें हमने द्वितीय अवस्था पाक बोला। वहां जो रस निकला वो अग्नि और पृथ्वी महाभूत को बल देने वाला था, उन्हें हमने अम्ल रस बताया। यहां से प्रायशः एलोपैथिक वाले बोलते हैं कि कैल्शियम जैसा कुछ चीज निकलता है, लेकिन चूंकि अभी हम सिर्फ विश्लेषण आयुर्वेद का कर रहे। अम्ल रस प्रधान अग्नि और पृथ्वी महाभूत, उस अन्न या उससे पकने वाले, वहां पूरा पाक क्रिया होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, उसको पकाना है। और उसके बाद फिर जैसे कल परसों हमने बताए थे, समान वायु अब क्या करेगा, उस अन्न से मल के रास्ते में मल को भेजेगा, जल के रास्ते से जल को भेजेगा, पसीने के रास्ते से उसके पाक क्रिया होते वक्त निकलने वाला पसीना को निकालेगा, जिन्हें हमने स्रोतस बोला था। रस व स्रोतस से रस को ले जाएगा,
रक्त व क्या कहते हैं, अभी रक्त तो बना नहीं है, तो आपका अन्न व स्रोतस में अन्न को समान वायु आगे प्रेस करेगा, मूत्र व स्रोतस से मूत्र को आगे लेके जाएगा, अपक्व मूत्र, सारे अपक्व है यहाँ तक, और जो है कि अन्न व स्रोतस से अन्न। तो इस तरह से अपने अपने रास्ते से चीजें समान वायु ने आगे बढ़ाया। रस युक्त अन्न जिसने बाद में जाके पुरुष यानी स्थूल का निर्माण होना है, वह अब समान वायु और व्यान वायु के प्रेरणा से हमारे छोटी आंत से बड़ी आंत के इस छिद्र से अंदर चला जाएगा। जैसे अंदर जाएगा तो वहां अब उस पक्वाशय में फिर दोबारा वायु को, क्योंकि दूसरी बार द्वितीय अवस्था पाक में जो अम्ल रस हमने बताया था, वो शरीर में पित्त को पोषण देने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला, अग्नि को बढ़ाने वाला, ओज तेल यश बल को बढ़ाने वाला एक परमाणु वहां, या परमाणु नहीं कहेंगे, एक चीज वहां बना, एक रस निर्माण हुआ, समझ लो। अब वहां से वो चीज आगे बढ़ा, छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ वो चला गया, और वहां जाकर के अब क्या हो रहा है, तीसरे बार फिर पाक क्रिया होगा। अब यहाँ जो रस निकलेगा वह रस कटु, कटु का मतलब क्या है, कटु का मतलब काली मिर्च भी नहीं है, हालांकि काली मिर्च पीपली आदि कटु ही है, लेकिन यह हमने कहना है पक्वाशय में जाके जो रस बना वो वायु और अग्नि को उत्तेजित करने वाला था, वायु और अग्नि को उत्तेजित करने वाला ऐसा रस वहां से उठा। अग्नि गर्म है और वायु रुक्ष है, गर्म और रुक्ष इन दोनों गुणों के वजह से पक्वाशय में एक तरह से क्षोभ होना शुरू हुआ, या ऐसा क्रिया निर्माण हुआ जिससे कि उस अन्न से, जहां पर खूब रस अभी पक पक करके, प्रोटीन पक पक करके बहुत अच्छे विविध प्रकार के विटामिन, विविध प्रकार के मिनरल्स वहां तैयार हो रहे थे, जैसे ही वायु और अग्नि गुण प्रकट होगा, जिन्हें हमने कटु भाव कहा, जैसे ही कटु रस उत्पन्न होगा तो वायु बढ़ेगा वहां। देखो शरीर किस तरह से क्रियाएं हो रहा है, शरीर के मध्य भाग में पित्त बढ़ना जरूरी था, अगर नहीं तो फिर पाक क्रिया प्रॉपर नहीं होगा। धातु को भी आग देना है, महाभूत को भी आग देना है, तो यह सभी क्रियाएं कौन कर रहा है, द्वितीय अवस्था पाक में उत्पन्न होने वाला अग्नि और पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी के साथ अग्नि मिल रहा है, दोनों के युक्त होने से अम्ल रस का निर्माण हो रहा है, यानी अम्ल भाव उत्पन्न हो रहा है जो अग्नि को प्रज्वलित करने वाला था। अच्छी तरह से पकने के बाद, ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से पकने के बाद वो तृतीय अवस्था पाक में गया, जहां से अभी हमने बताया वायु और अग्नि को पोषण देने वाला इस तरह का महाभूत कटु रस प्रदान होके उत्पन्न हुआ पक्वाशय में। जैसे ही कटु भाव उत्पन्न हुआ वायु और अग्नि के माध्यम से, उसमें एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ गया, उससे वायु बढ़ गया, सुखाने का, निचोड़ने का, दबाने का, उसको पिघलाने का, उसको खींचने का पावर वायु और अग्नि दोनों मिलके वहां पर क्रियाएं शुरू हो गई। जैसे ही एब्जॉर्प्शन पावर हुआ तो वायु बढ़ गया, जैसे ही वायु बढ़ा तो उस अन्न में से जितना भी पानी था सब कुछ हमारे बड़ी आंत के दीवारों ने एब्जॉर्प्शन करना शुरू किया। जितने भी उसमें पानी था रस भाव वाला, वो सब के सब वायु के बढ़ते ही, वात और अग्नि के संयोग होने से एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा बड़ी आंत में, और उसी ने क्या किया, वो बड़ी आंत के दीवारों ने उसको पानी को खींचना शुरू किया। पानी को खींच के, क्योंकि बड़ा कौन है, वायु है,
तो व्यान वायु तो बढ़ा हुआ है अभी। देखो शरीर की रचना क्रिया, हमारे शरीर की क्रियाओं को देखो जरा कैसे मजेदार है। और मैं आपके सामने एक कहानी की तरह पेश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा, बढ़ने वाले वायु जो रुक्ष गुण वाला है, जो शीत गुण वाला है, रुक्ष गुण वाला है, विशद गुण वाला है, खर वाला है, ऐसा वायु प्राकृत रूप से बड़ा है। ध्यान देना, विकृत अवस्था में होगा तो फिर अपना कार्य नहीं करेगा। यहाँ जो कफ पित्त वायु बड़ा है, प्राकृत अवस्था से बड़ा है। प्राकृत अवस्था के यह कफ पित्त वायु शरीर में प्राकृत कर्म करने वाले होते हैं। विकृत अवस्था में बड़े हुए वायु शरीर में विकृत कर्म करने वाले होते हैं। वृद्धि अवस्था को सोचते वक्त इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो वायु हमारे बड़ी आंत ने उसका एब्जॉर्प्शन किया, उसको खींचना शुरू किया, चूसना शुरू किया उस पानी को, तो वहां सिर्फ मल बचा, एकदम टाइट मल बचा, उसमें पानी नाम का कोई चीज नहीं। इसीलिए जब हम लेटिन करते हैं तो टाइट मल निकलता है। जैसे जैसे वो उस एरिया से आगे बढ़ता जाएगा रेक्टम की ओर, वैसे वैसे वायु के प्रभाव से वहां पर कुछ विषैले या कुछ कीटाणु वहां उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। उस अन्न को सड़ाने के लिए, अन्न को सड़ना जरूरी है। उसके बाद वो एक तरह का स्मेल वहां उत्पन्न हो जाता है, फिर वो शरीर से बाहर निकल, क्योंकि वो अब शरीर के लिए वो मल है, जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी आपके शरीर में वायु बढ़ा हुआ है, अब देखो जरा कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है। आपके शरीर में वायु ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और आपने ऐसा भोजन किया जो रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो था विषद खरा, इस टाइप के भोजन आपने किया। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार वही कर रहे हो, बार बार कर रहे हो वही चीजें। और कफ कारक कोई चीजें, वायु को शमन करने वाला कुछ भी नहीं कर रहे हो, सबके सब वात कारक। अब क्या होगा, क्योंकि वही वहां तृतीय अवस्था पाक जैसे ही होगा, वैसे ही उस जगह में वायु बढ़ेगा। वायु बढ़ने का मतलब एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ेगी, अवशोषण करने का, उस रस को खींचने का, पानी को खींचने का। आपके तो ऑलरेडी वायु बढ़ा हुआ है और आप आहार भी बात वर्त कर रहे हो, तो वो जितना खींचना चाहिए उससे ज्यादा खींचेगा। वायु के अनुलोमन कर्म खत्म हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, वहीं पर अटका हुआ है, उसी जगह में बड़ी आंत के लगभग बीचों बीच में मल रूप में, नीचे नहीं जा रहा है। आपके आहार विहार गलत है, गति नहीं है, अपान वायु पूरी तरह से दुखी होकर के बैठा हुआ है, बोलता है ना भाई ना, मैं तो दीपावली मनाने जाऊंगा। नीचे ले जाने वाला कोई है नहीं। वात वर्धक आहार विहार से वायु बढ़ रहा है, उस मल में से भी रस को खींच रहा है, अब जो है वो भी खींच रहा है। इसीलिए कब्ज भी होता है। कब्ज होने के बाद फिर बाद में धीरे धीरे उस गंदगी से, क्योंकि वहां अब कृमि आदि पनप रहे हैं, शरीर नेचुरल तरीका से उसमें उस अन्न को सड़ाने के लिए एक व्यवस्था करता है। उसको सड़े हुए उस अन्न के स्टूल को जल्दी से जल्दी समय रहते निकालना चाहिए। अगर नहीं निकला तो उसको भी वो जैसे जैसे वायु बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे वस्ती स्थान में बढ़ने वाले वायु अपने वायु और अग्नि गुणों के वजह से एब्जॉर्प्शन करना शुरू करेगा। फिर बाद में कहोगे चर्म विकार हो गया, फिर बाद में कहोगे विसर्भ हो गया, मेरे पिंपल हो गया, मेरे ये हो गया, वो हो गया, खाज खुजली हो रही है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां से बड़ी आंत जो रस का अवशोषण करना चाहिए, उसके साथ साथ गंदगी को भी खींच रहा है। वही गंदगी आगे जाकर के रस में मिलेगा। समझ में आया? यहां तक आप देखो, वो जो बड़ी आंत ने खींचा, उसको अवशोषण किया, अब वो कहां जाएगा?
वो कहाँ जाएगा? उसने खींच तो लिया, इतना लंबा उसके पाइप है, बड़ी आंत के दीवारों ने पूरा खींचा, खींच करके अलग अलग रास्तों से व्यान वायु उस रस को धक्का मार के, जो भी है, चाहे मल के रस खींचा, चाहे अन्न के रस खींचा, चाहे अच्छा खींचा चाहे बुरा खींचा, उसको उठा करके क्या करेगा? उसे वो हृदय में ले जा करके फेंक देगा। शरीर का मध्यम स्थान है हृदय। तो बड़ी आंत के नीचे से लेकर के ऊपर तक से जो वायु एब्जॉर्ब्स उसको खींचेगा, अवशोषण करेगा, उस रस को ले जा करके हृदय में फेंक देगा। हृदय में प्राण वायु, व्यान वायु इनका और रस धातु का इसीलिए उद्गम बताया है। रस धातु का उद्गम स्थान कहाँ है? वैसे है तो बड़ी आंत, क्योंकि रस तो वहां से अवशोषण हुआ, लेकिन शरीर में जो अब जो गति करेगा पूरे शरीर में, क्योंकि बड़ी आंत से तो खींचने के बाद हृदय तक ही गया, लेकिन हृदय में जो पंप होगा वहां से पूरे शरीर में अब प्रोटीन जाएगा, विटामिन जाएगा, मिनरल्स जाएगा, जो भी बड़ी आंत ने जो भी चीज आपने खाए थे वह रस रूप में जो हृदय में गया, वो पूरे शरीर में हार्ट उसको पंपिंग करके पहुंचा देता है। यहां से शुरू हुआ रस के कर्म, रस धातु के गति। रस का कर्म, रस बनने का जो कर्म है वो यहां से शुरू हुआ। रस का अग्नि हृदय के समीप में है। जब हृदय में जाएगा तो पहले वहां पाक क्रिया होगा। क्या होगा? पाक क्रिया होगा पहले। मैं थोड़ा बीच में ही मैं निकल गया, अभी थोड़ा सा होना है। हृदय में जाएगा, वहां रस का अग्नि है। उस अग्नि कुंड में यह रस पहले व्यान वायु जो बड़ी आंत से खींच के लेके गया था, इतना लंबा बड़ी आंत, कुछ यहां से उठा, यहां से उठा, खींच रहा है। एक जगह में जाके एक कुंड है, वहां जाकर के आलो भाई भर जाता है। वहीं पर पाक क्रिया होगा और होने के बाद उसी जगह में तीन चीजों का निर्माण होगा। एक का नाम है पोष्य रस, दूसरे का नाम है पोषक रस, तीसरे का नाम है मल, जिन्हें हम कफ कहते हैं, बलगम के रूप में जिन्हें हम कहते हैं ना, हालांकि कफ तो बलगम है नहीं, बलगम कफ का एक हिस्सा है। एक का नाम है पोष्य रस, रस का वह हिस्सा जो खुद शरीर को पोषण करने के लिए शरीर उसको संचित करेगा। दूसरा है पोष्य रस, जो रक्त को पोषण देने के लिए जाएगा, जिन्हें हम प्रासाद भाग बोलेंगे। पाक क्रिया होने से जो जो एक सॉलिड भाग बनेगा, जिन्हें हम प्रासाद बोलेंगे, जिन्हें हम प्रासाद बोलेंगे, प्रासादी बोला जाता है। एक शब्द मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। प्रासाद का मतलब है जैसे हमने पानी डाला, चावल डाला, लकड़ी डाला, आग जलाया, कढ़ाई में पानी चावल पकाया, तो पकने के बाद जो चीज बन जाता है उसको हम भात बोलते हैं, है ना? भात बोलते हैं ना? भात मीन्स प्रासाद। अब उस प्रासाद भाग को हमारा शरीर में जो हार्ट है पंपिंग करेगा, यत्र तत्र सर्वत्र लेके जाएगा, हर जगह लेके जाएगा। एक बात मैं हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं, मुझे लगा कि मैं शायद समझाने में असक्षम हुआ,
या मेरे दिमाग में नहीं आया वो बात कि मैं किस तरह से आप लोगों को बताऊं। क्योंकि देखो पढ़ाना कोई आसान बात है नहीं, क्योंकि आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज है। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में चीजें आ जाता है, क्योंकि मैं स्टडी भी करता रहता हूँ। अभी मेरे एक दिमाग में आया कि हमने कहा कि भाई रस कहाँ है, तो रस का एक स्थान तो बताया गया, लेकिन रक्त का स्थान कहाँ है? रस के स्थान तो बताया है हृदय को। भाई हृदय में ही से रस जो है जाकर के बड़ी आंत से रस गया और वहां पर रक्त का कोई स्थान नहीं है, सब जगह रक्त है। सर बोला जाता है ना हड्डी में भी होता है क्या? रक्त का स्थान। हर जगह होता है। आप यहाँ उंगली काटोगे तो वहां भी तो रक्त निकलेगा। नहीं तो वह बनता है ना हड्डियों में, ऐसा बोला जाता है, नहीं नहीं सुना नहीं, है अब मैंने। देखो, अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, Okay. क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा आपको अच्छा लगेगा। जब हृदय पंपिंग करेगा और रस पूरे सर्वत्र शरीर में व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है, जहां जहां रस पहुंचता है वहीं वहीं हर जगह अग्नि क्रिया होती है उस रस से रक्त बनने के लिए। रक्त का, मांस का, क्योंकि कल हमने क्या बताया था, ये तो परमाणु रूपा है। परमाणु रूपा है तो स्थान कैसे हो सकता है? परमाणु रूपा है, हर जगह है, शरीर के सर्वत्र है। अग्नि क्रिया हर जगह हो रहा है, रस से रक्त बनने की क्रियाएं हर जगह। ये तो जस्ट एक सुनने, समझाने और पढ़ाने के लिए बताया जाता है कि भाई रस गया और रक्त बना वहां। लेकिन बेसिकली अगर हम परमाणु रूपा से अगर हम देखेंगे, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा जहां पर रस नहीं है, सर्वत्र रस है। जब है हर जगह, तो हर जगह अग्नि क्रिया हो रही है। यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, हर जगह आग ही आग है। रस बनने के 5 दिन के भीतर या रस से रक्त बनने के लिए 5 दिन का वक्त लगता है, ये पक्की बात है। रस हृदय से जब पंपिंग होकर के आगे बढ़ेगा, गतिशील है वो, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो रक्त बनने के ही लिए बढ़ेगा। क्रियाएं परिवर्तन होती रहती है, प्रतिक्रियाएं होती रहती है, और हर जगह रक्त बनने के प्रोसेस में 5 दिन का वक्त लगता है। तो वह जो रस है तब तक प्लाज्मा के रूप में शरीर में जितने भी जो ऑर्गन है वहां रस के कार्य करेगा। बाकी जिसने रस बनना है वो रस के स्थिति से रह करके शरीर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि गति तो कंपलसरी हर चीज में, रुकता तो कोई है नहीं। बाकी जो है प्रसाद भाग जो है वो रक्त बनने के लिए जाएगा। हर जगह पाक क्रिया हो रहा है, हर जगह रक्त का निर्माण हो रहा है। रक्त बनने के लिए कितना दिन लगा? 5 दिन लगा। अब वहां से मल बनेगा। मल जो है क्या है? पित्त है। तो मल जो पित्त है वो कहां कहां बना? हर जगह बना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पित्त का स्थान बताया था, कहां कहां स्थान बताया था, बताइए। पित्त का स्थान, क्योंकि रक्त का मल है पित्त। जब मांस धातु का निर्माण होगा, जब, अच्छा अब ये रस का पाक हो रहा है, चलिए अभी हम थोड़े पीछे। रस का पाक क्रिया होगा रक्त बनने के लिए, तो पाक क्रिया होगा तो मल बनेगा। मल होगा कफ। तो कफ का स्थान कहाँ है? अगर हम देखें तो जो बन रहा है कफ हर जगह बन रहा है। कफ का काम क्या क्या है? श्लोक सुनाइए कोई जरा कफ की। याद है किसी को कफ का श्लोक?
चतुस्वस्थ में किसी लघु विश्रम हाँ जी, लघु विश्रम तवम तवम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो नेट बराबर नहीं है। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्चला। हाँ, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला। तो ये गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला, जहां जहां रस से रक्त बन रहा है, बनते हुए क्रम में मल रूप में जो कफ निकल रहा है, वह सभी कफ इसी गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला ये गुण वाला निकल रहा है। ये ध्यान देना। अब हम जरा इस तरह से इसको सीखेंगे। पूरे शरीर में बन रहा है, कोई एक स्थान में नहीं। लेकिन अभी हमने कफ का अपना निवास स्थान भी बताया है। क्या क्या है उसका स्थान, आप लोगों ने नोट किया कि नहीं? जहां पर कफ का निर्माण होगा पित्त बनते वक्त, उस जगह से बह करके ये कफ अपने घर में आएंगे। जिसका जो घर नजदीक होगा वो वहां, हालांकि सर्वत्र शरीर में संचार ये करते रहेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हर जगह होना है। समझ में आया? कफ कहाँ है? पूरे जगह में है। क्यों? जहां जहां रक्त निर्माण हो रहा है उन सभी जगह में कफ है। पाक्रिया हुआ। अब वहां पर रस से रक्त बना। अब रक्त बनने के बाद वो जो नवीन रक्त है, नवीन रक्त है, वो नवीन रक्त बनने के बाद उस रक्त का जो भी कार्य है वो संपादन करेगा। कुछ जो प्रासाद भाग है, कुछ जो मल है, उस रक्त का भी पाक क्रिया होगा। अपने कर्म होने के बाद दूसरे धातु पोषण करने के लिए पोषक भाव के है ना, इस न्याय इसके आधार पर पोष्य भाव शरीर को पोषण करेगा। पोषक भाव शरीर का पोषण करेंगे। पोष्य मांस धातु निर्माण के लिए आगे बढ़ेगा। जैसे ही मांस धातु 5 दिन लगेगा, हर धातु निर्माण के क्रम में 5 दिन का वक्त लगना है। मांस धातु मांस धातु जब बनेगा फिर तो वही क्रम है। फिर उसके मल बनेगा, खमल उसका मल है। जो शुद्ध प्रासाद भाग का जो मांस है वो आगे जाकर के मेद बनेगा। फिर उस मेद का मल के रूप में स्वेद निकलेगा। प्रासाद भाग जाकर के फिर अस्थि बनेगा। अस्थि का केस, लोम, नख और श्मश्रु इसका मल है। मल अपने अपने स्थान का पोषण कर रहा है। ये मल जो है त्यक्त नहीं है, बेकार नहीं है, अपने अपने जगह को पोषण दे रहा है। अस्थि का मल केश है, केश्य है, वो बालों का पोषण देने वाला है। लोम शरीर के रोम छिद्र को पोषण देगा। नख शरीर के नाखून का पोषण देने वाला होगा, वो मल भी यहाँ पोषण देने वाला है। श्मश्रु दाढ़ी मूछ, यह भी इसको पोषण देगा। तो ये त्याज्य नहीं है। ज्यादा हो गया तो फिर वो अलग बात है। इसीलिए अगर केस में यानी बालों में, लोम में, नाखून में और दाढ़ी मूछ में अगर विकृति दिखती है, जैसे ये सफेद हो गया, जल्दी गिर गया, टूट गया, रफ हो रहा है, समझ लो कि उसके अस्थि यानी हड्डी में कोई दिक्कत है। अस्थि से फिर उसी क्रम में मज्जा बनेगा और मज्जा से उसी क्रम में शुक्र बनेगा। शुक्र से उसी क्रम में ओज बनेगा, शुक्र का ओज।
ओज से पुरुष का निर्माण होगा, शुक्र से फिर संतान उत्पादन होगा। ये क्रम हमारे शरीर में चलता रहता है। सभी धातु निर्माण के क्रम में इसी तरह से 5-5 दिन का वक्त लगता है। जब रस धातु निर्माण होगा तो स्तन्य और आर्तव होगा। पूरे शरीर से स्त्रियों के शरीर में पोषण कोश आदि क्रियाएं करते हुए महीने के अंतिम महीने में वो मूत्र द्वार से बाहर निकल जाता है। पूरे गर्भ संरक्षण करना उसका काम है, शरीर का संरक्षण करना उसका काम है। अगर बच्चा हो तो उस वक्त स्तन्य। ठीक है, तो इस तरह से कंडरा और शिरा का निर्माण रक्त के माध्यम से होता है। यह उपधातु है इसका। जब रक्त बनेगा तो कंडरा और शिरा भी बनेगा। जब मांस बनेगा तो वसा और सट त्वचा भी बनेगा। मेद बनेगा तो स्नायु भी बनेगा। स्नायु मेद ने बनाया है, वसा और त्वचा मांस धातु ने बनाया है, कंडरा और शिरा रक्त ने बनाया है। कंडरा और शिरा रक्त ही जैसा दिखता है, वसा और सट त्वचा मांस जैसा दिखता है, स्नायु मेद जैसा दिखता है। मेद के काम स्नायु ही करेगा। स्नायुओं में अगर कहीं परेशानी होती है तो मेद धातु की दिक्कत है। तो इस तरह से हम लोगों ने धातुओं के बारे में आज जानकारी लिया। अब हम धातु को जानेंगे कि भाई जो धातु है किस तरह से उसको हमने कैसे नाड़ी में परीक्षण करना है। ठीक है, मैं आपको आप मेरे अभी यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हैं इसके लैपटॉप में। आज हम धातु भी सीख करके छोड़ेंगे। मैं आज आपको सिद्धांत दूंगा और फिर कल आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ओके, यहाँ पता नहीं रखा कि नहीं, धातु नहीं रखा। धातु यहाँ रखा नहीं। चलो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी, हेलो। जी गुरुजी। जी गुरुजी। दिख रहा है। अब आप लोगों ने यहाँ पर धातु को लिखना है। ओके, ये कफ की उंगली है। यहाँ पर लिखिए रस धातु। आप लोग लिखते जाइए। आप जरा 3 उंगली बनाइए, मोटा मोटा सा उंगली। रस धातु। यहाँ पर लिखिए रक्त धातु। कफ की, यानी कि हमारा यह जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के जो प्रोग्रेसिव कर्वेचर है वहां पर लिखना है रस धातु। डिस्टल कर्वेचर में लिखना है रक्त धातु। रक्त लिखना है। यहाँ लिखना है मांस। यहाँ लिखना है मेद। आप लोग लिख रहे हैं अभी? यस गुरुजी। यहाँ जी गुरुजी। लिखी
यहाँ लिखना है मज्जा। सभी उंगली के बीचों बीच में लिखना है शुक्र और आर्तव। अगर पुरुष है तो शुक्र, अगर स्त्री है तो आर्तव। शुक्र और आर्तव, यहां भी शुक्र और आर्तव, बीच में यहां भी शुक्र और आर्तव। हो गया सबका? जी गुरुजी। अगर हो गया तो मैं बाहर आ जाऊं? यस गुरुजी। जी गुरुजी हो गया। देखो फिर से बता रहा हूं, ये कफ की उंगली है, यानी कि आपका ये रिंग फिंगर है, ये आपका मिडल फिंगर है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है। रिंग फिंगर के प्रॉक्सिमल कर्वेचर पर रस धातु लिखना है। डिस्टल पर इस कोने में रक्त लिखना है। यहाँ पर मांस लिखना है। यहाँ मेद धातु लिखना है। यहाँ अस्थि धातु लिखना है। यहाँ मज्जा धातु लिखना है। यहाँ सभी तीन उंगली के बीचों बीच में शुक्र और आर्तव, पुरुष के लिए शुक्र और स्त्री के लिए आर्तव। लिख लिया सब लोगों ने? चलिए, क्योंकि जो शुक्र है वो सर्वव्यापी है, समग्र से, हालांकि रस रक्त आदि भी सर्वव्यापी है, लेकिन कार्य कारण भाव से जो शुक्र है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। इसीलिए शुक्र और आर्तव को हमने तीन उंगली के बीचों बीच में हमने उसको रखा। अब हम लोग नाड़ी परीक्षण करेंगे। इसको जो आपने अभी कॉपी में नोट किया, अब आप लोग सभी लोग अपने अपने कैमरा को खोलिए और उसके बाद सामने आ जाइए। अब हम करेंगे जरा इस धातु जो कल से हम पढ़ते हुए आ रहे थे धातु के संदर्भ में, उसको अब हम सीखेंगे। ठीक है, फिर कल हम देखेंगे रस धातु में क्या लगेगा तो क्या होगा, वो हम कल सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, तीन उंगली को रखना है सुपरफिशियली, फिर हम डीप में जाएंगे जहां जन्म प्रकृति है। आज जो नए आए हुए हैं, कौन आए हैं आज? एल के अरोड़ा जी आज आए हैं या कौन आए हैं? हाँ जी सर। आज आए हो। आपको आज जो मैंने पढ़ाया समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, आज कुछ एक है, पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम में आपको समझ में आएगा। अरोड़ा जी क्या करना है, आपने तीन उंगली आपने यहाँ पर बरोबर रखी है। ये देखिए, ये थंब वाला उंगली है, ये नीचे या एक गांठ है, यहाँ पर स्लाइड करेंगे। आपको पता ही होगा ना उंगली कहाँ रखना है, ऐसे करके रखना है उंगली। तीन उंगली नाखून को स्पर्श करना है उस जगह में, और एकदम उसको पहले तो अच्छी तरह से उसको ध्यान देना, बढ़िया सा उसको ध्यान देना है, उसको अच्छी तरह से ध्यान देना है, बढ़िया सा। उसके स्पाइक को ध्यान देना है, ऊपर तक आ जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ थोड़ा सा, चारों ओर आगे पीछे नीचे ऊपर करो, और उस नाड़ी के साइज को देखो, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, गोला है, पतला है, पिचकने वाला है, एकदम हार्ड है, टाइट है, कैसा है, उसको ध्यान दो। उसके बाद वहीं पर खो जाओ, बिल्कुल उसी जगह में अपने दिमाग को ऐसा रखो कि बिल्कुल दुनियादारी खत्म। उसके बाद धीरे धीरे तीन उंगली के बरोबर स्पाइक लगना चाहिए। अब आप लोग जरा कृपया उसको धीरे धीरे दबाइए जरा,
धीरे धीरे उसको दबाते जाइए, दबाते हुए 3 उंगली बरोबर नीचे जा रहा है, एकदम लास्ट तक जाइए, जहां जाकर के पूरी तरह से नाड़ी स्पाइक होना बंद हो जाए वहां तक जाइए। उसके बाद थोड़ा सा उसको रिलीज करिए, थोड़ा सा रिलीज करिए। रिलीज करते वक्त ध्यान देना कि सर आवाज तो नहीं आ रही। हाँ क्या करे जी? तीन उंगली को नीचे लेके जाइए, धीरे 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 नीचे की ओर लेके जाना है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एकदम नीचे तक लेके जाओ। फिर उसके बाद जब देखा कि पूरा स्पाइक लगना बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, धीरे से उसको रिलीज करेंगे। रिलीज करते वक्त ध्यान देना स्पाइक कहाँ लगना शुरू हो रहा है, कितना ऊपर आने पर स्पाइक फिर दोबारा थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ। जहां दिखना शुरू हुआ उसी जगह रुक जाना है, थोड़े से ऊपर आए तो और थोड़ा सा नीचे चले जाओ। बस ये ध्यान देना है कि वो जगह जहां पर सबसे पहले स्पाइक दिखा उसी जगह में टिकना है। 5-6 बार उसको स्पाइक लगने देना। सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही है? ओम जी को आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? जी गुरुजी। हाँ जी, आपके एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब क्या करना है, जब आप उसको नीचे से रिलीज करेंगे तो सबसे पहले कोई जगह में स्पाइक होगा, उसी जगह टिके रहो, 4-5 बार तक स्पाइक लगने देना। फिर आप क्या देखेंगे, आपके 3 में से किसी उंगली में स्पाइक लगना शुरू हो जाएगा। किसी उंगली के किसी कोने में, चाहे वो मिडल में लगे, प्रॉक्सिमल में लगे या डिस्टल में लगे। सर मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, कर लो। डिस्टल में लगे, मिडल में लगे, प्रॉक्सिमल में लगे, कहीं भी लगे, उसे आपने नोट करना है कि कहाँ लगा। ओम जी, आशीष जी नोट करिए, हसन जी नोट करिए। नाड़ी को देखिए, नीचे तक जाइए, थोड़ा सा रिलीज करिए। उसके बाद ध्यान देना सबसे पहले स्पाइक किस जगह में, कितना ऊपर आने पर हमें स्पाइक दिखना शुरू हुआ। अब हमने नोट करना है कि हाँ इतना ऊपर आया, अब मुझे दिखाई दिया, मेरे रिंग फिंगर के प्रॉक्सिमल में मुझे पहले बार दिखाई दिया। अब मैं उसी जगह टिक गया, इधर उधर नहीं हिलना। उस जगह टिकते वक्त थोड़ी देर में अपने जगह बना के, अपने रास्ते बना करके, जो भी दोष का कोई भी धातु बिगड़ा हुआ होगा, वह बिगड़ने वाला वृद्धि अवस्था का वह धातु यहाँ जो दिखेगा वृद्धि अवस्था का दिखेगा। ध्यान देना, क्षय अवस्था का नहीं दिखेगा। जो दिखेगा वो वृद्धि अवस्था का, यानी वो धातु बढ़ा हुआ है ऐसा सोचना है। तो जो भी धातु बढ़ा हुआ है वो अपने जगह में बलपूर्वक जा करके पुटुर पुटुर करना शुरू कर देगा। अगर आपके अस्थि धातु बिगड़ा हुआ है, वृद्धि अवस्था में है, तो आपके रिंग फिंगर के प्रॉक्सिमल कर्वेचर पर पुटुर पुटुर करना शुरू करेगा। अगर आपके मज्जा धातु बिगड़ा हुआ है तो आपके इंडेक्स फिंगर के डिस्टल कर्वेचर में जाकर पुटुर पुटुर करना शुरू करेगा। वो जो पुटुर पुटुर कर रहा है, वह जो स्पाइक कर रहा है, एक तो कहाँ कर रहा है उसको नोट करना है, और दूसरी बात वो कफ वाला है, पित्त वाला है या वात वाला है, उसको नोट करना है। क्या करना? अगर कफ वाला होगा तो नीचे की ओर मंदगामी होकर के नीचे की ओर जाएगा। अगर पित्त वाला होगा तो ऊपर जोर से लगेगा, ऊपर टच होगा। और अगर वात वाला होगा तो जल्दी जल्दी स्पाइक करेगा, ऐसे ऐसे करके किर 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 करेगा। ध्यान देना। ओह देखो, ध्यान देना, कफ वाला होगा तो मंदगामी होकर के
भारी भारी सा, गुरुसित मृदु स्निग्ध गुण से युक्त होगा ना वो कफ, तो भारी होगा, जल्दी से स्पाई करने वाला नहीं होगा, बड़े मुश्किल से वो गति आपको दिखेगा, धीमा धीमा होकर के, भारी भारी होकर के, बोझा को ऐसा लगता है कि जैसे बोझा को ढो करके जा रहा हो। रिमोट किधर है? इस तरह से होकर के वो आपको दिखेगा एसी का। अगर वायु है तो जल्दी जल्दी दिखेगा, इरेगुलर रिदम होगा। कल इसके ऊपर बात करेंगे, रेगुलर रिदम, इरेगुलर रिदम। और अगर पित्त का होगा तो तेजी से आपके उंगली में दबाव देता हुआ जाएगा, दबाव देगा, उछाल मारेगा। तो आज हमारा प्रसंग यहीं तक है। कल फिर